समुद्र में 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ी हुई ये है यूएसएस स्क्वालोस सबमरीन, जिसमें करीब 50 क्रू मेंबर्स सवार हैं और सभी के सभी डरे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले जब कैप्टन ने सबमरीन को समुद्र में डाइव करने की इजाजत दी, तब अचानक समुद्र की गहराई में जाते ही इसके सारे अलार्म्स बजने लगे और सबमरीन के दूसरे कंपार्टमेंट से लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी, क्योंकि सबमरीन समुद्र में डाइव नहीं लगा रही थी, बल्कि ये समुद्र की गहराइयों में डूबने लगी थी, वो भी इन सभी लोगों को लेकर। ये ट्रैजिक स्टोरी है यूएसएस स्क्वालोस की, जिसके कैप्टन ओलिवर को अपने और अपने कुछ साथियों की जान बचाने के लिए एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसकी कीमत उनके बाकी 26 साथियों की जान की थी। तो आखिर कैप्टन ने क्या फैसला लिया और कैसे यूएसएस स्क्वालोस अपनी पूरे क्रू के साथ समुद्र की गहराइयों में डूब गई? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबमरीन तकनीक में बड़े बदलाव आने लगे थे। 1920 का दशक सबमरीन्स के लिए गोल्डन एरा माना जाता है, जब अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे कई ताकतवर देश युद्ध में अपनी पकड़ जमाने के लिए अत्याधुनिक सबमरीन को डेवलप करने में लगे हुए थे। और इसी दौरान अमेरिका द्वारा अपनी एक सबसे ताकतवर सबमरीन को डेवलप किया गया, जिसका नाम था सार्गो क्लास सबमरीन्स, जिसमें यूएसएस स्क्वालोस और उसकी सिस्टर सबमरीन यूएसएस स्कल्पिन शामिल थी। स्क्वालोस सबमरीन्स की खासियत थी इसकी 250 फीट की गोता लगाने की क्षमता, 21 नॉट्स की सरफेस स्पीड और लंबी दूरी तक सफर करने की शक्ति। इसके डिजाइन में लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया गया था, जो इसे इसके इंजन के बंद हो जाने पर भी पावर सप्लाई देता था। पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अमेरिका की सबसे आधुनिक सबमरीन का नाम अपनी युद्ध की कैपेबिलिटी के कारण नहीं, बल्कि एक भयानक हादसे के चलते इतिहास में लिखा जाएगा। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसे सबमरीन में सफर करने वाला दुनिया का हर नौसैनिक डरता है। 23 मई 1939 की सुबह यूएसएस स्क्वालोस ने पोर्ट्समाउथ नेवी यार्ड से अपनी यात्रा शुरू की। सबमरीन के अंदर 53 क्रू मेंबर्स, 2 सिविलियन और एक जनरल मोटर्स का सीनियर इंजीनियर मौजूद था, जिसका काम इस टेस्ट के दौरान सबमरीन के डिजाइन को एग्जामिन करना था। इस सबमरीन की कप्तानी ओलिवर फ्रांसिस नाक्विन संभाल रहे थे। सबमरीन के इस टेस्ट में इसकी सरफेस और अंडर वाटर में तेजी से ट्रेवल करना और सबसे इंपॉर्टेंट इसका सरफेस से समुद्र की गहराई तक डीप डाइव लगाने की क्षमता का टेस्ट करना था। लेकिन शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अब यह सबमरीन समुद्र की उस अंधेरी गहराइयों में डूबने वाली थी, जिसके बारे में इसे बनाने वाले इंजीनियर्स ने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। कप्तान ओलिवर फ्रांसिस नाक्विन समुद्री सरफेस पर तेजी से ट्रैवल कर रही सबमरीन की परफॉर्मेंस देखकर बहुत ही खुश थे, क्योंकि सबमरीन शुरुआती टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए इजीली 16 नॉट्स की स्पीड पर ट्रैवल कर रही थी। सबमरीन का अब 1 एंड फाइनल टेस्ट बचा था, जिस टेस्ट के लिए पहले कप्तान ने सबमरीन के सभी सेफ्टी इंडिकेटर्स को ध्यान से देखा। जहां उन्हें जब सब कुछ नॉर्मल दिखाई दिया, तो उन्होंने सबमरीन को फाइनल टेस्ट के लिए समुद्र की गहराई में गोता लगाने का आदेश दिया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि शायद उनका ये आदेश अगले ही पल उनकी और उनके पूरे क्रू की जान खतरे में डाल देगा, क्योंकि जैसे ही सबमरीन ने समुद्र में डीप डाइव लगाई ना, कुछ ही सेकंड्स में इंजन रूम में अचानक तेज आवाज हुई और वहां मौजूद लोग तेजी से चिल्लाने लगे। इससे पहले कि कैप्टन ओलिवर उन लोगों की चीख पुकार पर ध्यान देते, तभी सबमरीन के कंट्रोल रूम में सभी लाइट्स रेड कलर की हो गई और अब कैप्टन ये समझ गए थे कि सबमरीन में कोई बड़ी खराबी हो गई है। लेकिन अब कैप्टन ओलिवर या किसी और के पास कुछ भी करने का समय नहीं था, क्योंकि सबमरीन का पिछला हिस्सा पानी से भर गया था, जिसके वजन के चलते सबमरीन का अगला हिस्सा 45 डिग्री पर ऊपर उठ गया था। अब यहाँ पर यूएसएस स्क्वालोस के क्रू मेंबर्स ने अपने आखिरी पलों में भी वही करेज और डिटर्मिनेशन दिखाया जो इंसानों को मुश्किलों में और भी मजबूत बनाता है।
और यही सीख हमारे जीवन में भी लागू होती है जब हम चैलेंजेस को समझदारी और मेंटल स्ट्रेंथ से टैकल करते हैं। और देखो, एक यंग एज में ही मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होना बहुत जरूरी होता है। मैथ, साइंस और इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत हेल्पफुल होता है एक बच्चे के मेंटल कैपेबिलिटीज के लिए। वैसे जब कैलकुलेशंस की बात आती है तो क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे तेज कैलकुलेट करने वाला इंसान एक इंडियन है? उनका नाम है मिस्टर नीलकंठ भानु, जो कि एक इंटरनेशनल मैथ चैंपियन है। इन्होंने अपना खुद का एक स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है जो बच्चों को सिर्फ मैथ्स कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि उनकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैलकुलेशन टेक्निक्स भी सिखाते हैं। मेरे नेफ्यू को भी मैंने इनका डेमो ट्राई करवाया जो सच में काफी अच्छा है। मैंने इससे पहले उसे मैथ्स को इतना खुश होकर सीखते हुए कभी नहीं देखा था, क्योंकि इनके टीचर्स ना मैथ्स की कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को भी मेंटली कैलकुलेट करना सिखाते हैं। आप गूगल भी कर सकते हो। अब अगर आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे भी इन टेक्निक्स को सीखे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने बच्चों को भी इनके फ्री डेमो क्लासेस का हिस्सा बना सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर सिर्फ मेरे फॉलोअर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर भी है, जिनमें पहले 300 लोग जो नीचे दिए गए लिंक या कमेंट सेक्शन से रजिस्टर करेंगे ना, उनको पूरे कोर्स पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कोर्स यूकेजी से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए है, जो उनके स्कूल एग्जाम्स के मार्क्स को इंप्रूव करने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। आप ये ऑफर अपने दोस्तों के बच्चों, कजन्स या किसी भी रिलेटिव्स तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज ही फ्री क्लास ट्राई करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। पर आखिर एक वाटर टाइट सबमरीन में पानी घुसा कैसे? तो इसमें गलती कैप्टन ओलिवर या फिर किसी क्रू की नहीं थी, बल्कि ये गलती थी सबमरीन की इंजीनियरिंग की। क्योंकि देखो, इस सबमरीन को ना इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब ये सरफेस पर ट्रैवल कर रही होगी तब उसके डीजल इंजन्स को ऑक्सीजन बाहर से ही मिल सके, जिसके लिए सबमरीन में कुछ एयर वेंट्स बनाए गए थे, जिनके ऊपर ना कुछ वाटर टाइट ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए हुए थे, जो सबमरीन के ऊपर सरफेस पर आने पर ना ऑटोमेटिकली खुल जाते थे और सबमरीन के नीचे गोता लगाने का आदेश मिलने पर ऑटोमेटिकली बंद हो जाते थे। लेकिन 23 मई 1939 को सबमरीन के एक दरवाजे ने काम ही नहीं किया और वो सबमरीन के डीप डाइव लगाने पर बंद ही नहीं हुआ, जिससे जब सबमरीन ने तेजी से पानी के नीचे जाना शुरू किया तब इस खुले वेंट से बहुत ही तेजी से पानी अंदर घुसने लगा, जिस दौरान वाटर प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसने पूरे इंजन रूम को कुछ ही सेकंड्स में डुबा दिया। और इससे पहले कि कैप्टन या फिर कोई भी कुछ समझ पाता, सबमरीन का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी से भर गया था। कैप्टन ओलिवर ने जैसे इस घटना से अपना होश संभाला, तुरंत अपने इंजीनियर को सबमरीन को ऊपर ले जाने का आदेश दिया, लेकिन सबमरीन को ऑपरेट कर रहे इंजीनियर्स की लाख कोशिशों के बावजूद भी सबमरीन ऊपर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि सबमरीन में वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहे थे, जिस पानी के वजन के चलते सबमरीन के ऊपर जाने से ज्यादा तेज रफ्तार उसके नीचे गहराई में डूबने की थी। लेकिन समुद्र में ही डूबना कैप्टन ओलिवर की सबसे बड़ी परेशानी नहीं थी। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी की वजह थी सबमरीन में तेजी से पानी का भरता जाना, क्योंकि सबमरीन तो समुद्र की गहराई में डूबने के लिए बनी होती है। यानी सबमरीन्स के डूबने पर भी कैप्टन ओलिवर और उनके साथियों को किस्मत अच्छी होने पर टाइम रहते सुरक्षित ढूंढा जा सकता था। लेकिन अगर सबमरीन में पूरी तरह पानी भर जाता तो इन सभी की जान तुरंत जाना तय था। जिस चीज से बचने के लिए कैप्टन ओलिवर को कैसे भी करके सबमरीन के बाकी बचे कंपार्टमेंट में पानी भरने से रोकना था, जिसका कैप्टन ओलिवर के पास एक तरीका तो था, लेकिन उसकी कीमत उनके 26 साथियों की जान थी। तो दोस्तों, यहाँ सबमरीन की अंदरूनी संरचना को देखा जाए तो ये इंजन रूम, टॉर्पीडो रूम, बैटरी कंपार्टमेंट और कंट्रोल रूम जैसे सेक्शन में बटी हुई थी, जो आपस में वाटर टाइट दरवाजों से जुड़े हुए थे। कैप्टन ओलिवर सबमरीन के इस डिजाइन के बारे में जानते थे और जैसे ही सबमरीन में तेजी से पानी भरना शुरू हुआ और इंजन कंपार्टमेंट भरकर वो पानी आगे दूसरे कंपार्टमेंट में भरना शुरू हुआ, तब कैप्टन ओलिवर के पास कुछ सेकेंड्स का समय था एक इम्पॉसिबल डिसीजन लेने का, और वो डिसीजन था कंट्रोल रूम में लगे वाटर टाइट दरवाजे को बंद करके उसे बाकी सबमरीन से सील कर देना। लेकिन क्योंकि सबमरीन के दूसरे कंपार्टमेंट में उनके ही लोग थे, इसलिए उनके लिए ये डिसीजन लेना काफी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि दूसरे कंपार्टमेंट में पानी भरने के साथ वहां से लोग तेजी से भागते हुए कंट्रोल रूम की तरफ अपनी जान बचाने के लिए आ रहे थे और इस दरवाजे से उनके साथ तेजी से पानी भी आ रहा था। पर अभी भी कैप्टन ओलिवर की आधे से ज्यादा टीम कंट्रोल रूम की दूसरी तरफ बाकी सबमरीन्स में फंसी हुई थी, जहां पानी
तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन कैप्टन ओलिवर को यहाँ पता था कि अगर उन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया तो किसी की भी जान नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने एक साथी लॉयड मैनेस को ऑर्डर दिया, जाओ जल्दी से कंट्रोल रूम को सील कर दो। जैसे ही लॉयड मैनेस कंट्रोल रूम के दरवाजों को बंद करने लगा, दूर दूसरे कंपार्टमेंट से तेजी से चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये वो सभी लोग थे जो पानी से जान बचाते हुए कंट्रोल रूम की तरफ भागते हुए आ रहे थे। लेकिन अगर लॉयड मैनेस अब थोड़ा भी इंतजार करते तो पानी का दबाव इतना ज्यादा हो जाता कि इस दरवाजे को बंद करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता। इसलिए लॉयड ने कैप्टन ओलिवर के आदेश को माना और तेजी से इस 90 किलो के दरवाजे को बंद करते हुए पूरे कंट्रोल रूम को वाटर टाइट सील कर दिया, जिसके तुरंत बाद कंट्रोल रूम एकदम से शांत हो गया। दूसरे कंपार्टमेंट से जो जान बचाने की कोशिश में लगे 26 लोगों के जो चिल्लाने की आवाज आ रही थी ना, वो एकदम से थम गई। साथ ही साथ अब पूरी सबमरीन का कंट्रोल रूम ही ऐसा एक हिस्सा था जिसमें पानी नहीं भरा हुआ था, क्योंकि इसके अलावा पूरी सबमरीन पानी से भर चुकी थी और तेजी से समुद्र की गहराई की ओर डूब रही थी। सबमरीन के इंजन रूम में भरने की वजह से वो ऑलरेडी बंद हो चुका था और अब कंट्रोल रूम में जो थोड़ी बहुत लाइट जल रही थी ना, वो भी लिथियम आयन बैटरी से चल रही थी, जबकि बैटरी वाला रूम भी पानी से भर चुका था, जिसके साथ अब कंट्रोल रूम में बच चुके कैप्टन ओलिवर और उनके साथियों को एक डर सता रहा था कि कहीं सबमरीन की बैटरी में शॉर्ट सर्किट के कारण ब्लास्ट ना हो जाए। बट फॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो सभी सबमरीन को तेजी से समुद्र की गहराई में नीचे डूबता हुआ महसूस कर सकते थे। गहराई में तेजी से डूबते हुए कैप्टन ओलिवर को एक और बड़ा डर सता रहा था, और वो डर था समुद्र की गहराइयों में मौजूद पानी के दबाव का डर। वही वाटर प्रेशर जो समुद्र की गहराइयों में इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि अगर सबमरीन का स्ट्रक्चर उसे झेल नहीं पाया तो वो पूरी सबमरीन को इम्प्लोड भी कर सकता है, जैसा हमने साल 2023 में ओशियन गेट कंपनी के टाइटन सबमर्सिबल में इम्प्लोड होने वाली घटना के दौरान देखा था। कैप्टन ओलिवर जानते थे कि उनकी ये सबमरीन समुद्र की 76 मीटर यानी कि 250 फीट की गहराई तक जाने के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी जानते थे कि समुद्र कहीं जगह पर 76 मीटर से कई गुना ज्यादा गहरा है, और अगर उनकी सबमरीन किसी ऐसे ही इलाके में है तो इससे पहले कि ये सबमरीन समुद्र में डूबते हुए उसके तली तक पहुंचेगी, उससे पहले ही वाटर प्रेशर के चलते पूरी सबमरीन इम्प्लोड हो जाएगी, जिस कंडीशन में सबमरीन के कंट्रोल रूम में बच गए लोगों की जान जाना भी तय था। कैप्टन ओलिवर ये सोच ही रहे थे कि तभी कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लाइट्स अचानक से बंद हो गई। अब वो और उनके साथी इस अंधेरे मेटल के ताबूत में सबमरीन के इम्प्लोड होने का इंतजार कर रहे थे, पर तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी और पूरी सबमरीन तेजी से हिलने लगी। यह आवाज सबमरीन के समुद्री तली पर टकराने की थी, और किस्मत से यहाँ समुद्र की गहराई केवल 65 मीटर की ही थी, यानी अब सबमरीन के इम्प्लोड होने का खतरा तो टल गया था। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा खतरा इन सभी के ऊपर मंडरा रहा था। और ये खतरा था लोहे के इस ताबूत में हमेशा के लिए बंद रहते हुए समुद्र की गहराइयों में खो जाने का खतरा। पर कैप्टन ओलिवर ने हिम्मत रखते हुए अपने साथियों को हौसला रखने को कहा। लॉयड मैनेस के मन में अभी भी उस समय दरवाजा बंद करने के कारण दिमाग में अपने साथियों की चीख सुनाई दे रही थी, इसीलिए उसने एक होप में अपने हाथ में एक हथौड़ा उठाया और जाकर धीरे धीरे कंट्रोल रूम के बाकी सबमरीन से शील्ड दरवाजे पर मारा, ताकि अगर उन पानी से भरे अपार्टमेंट में कोई भी बच जाएगा तो वो भी दरवाजे पर मारकर अपने जिंदा होने का संकेत दे सके। पर कई कोशिशों के बावजूद भी कैप्टन ओलिवर को कोई भी आवाज नहीं आई, जिसका मतलब साफ था कि सबमरीन की दूसरी ओर सभी 26 के 26 लोगों में से कोई भी नहीं बच पाया। पर दुख मनाने की बजाय यहाँ पर अभी इन सभी को अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी थी, क्योंकि कंट्रोल रूम में केवल कुछ घंटों के लिए ही ऑक्सीजन बची हुई थी। ऊपर से अब सबमरीन का हीटिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण सबमरीन के अंदर का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका था और 0 डिग्री पहुंचने ही वाला था, जिसके कारण सबमरीन की दीवारों पर बर्फ जमने लगी थी। अंदर बढ़ती हुई ठंड, ऑक्सीजन की कमी, अंधेरा और समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाने का डर, इन सभी चीजों के चलते कई क्रू मेंबर्स की हालत तेजी से खराब हो रही थी।
इसलिए कैप्टन ओलिवर ने अपने सभी साथियों को शांति से काम लेने को कहा और हौसला दिया कि उन्हें कोई ना कोई तो समय रहते बचा ही लेगा। जिसके बाद समुद्र की तलहटी पर बैठे अभी सबमरीन में मौजूद क्रू ने दूसरे सबमरीन और शिप्स से रेडियो के जरिए कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए सबमरीन में मौजूद कम्युनिकेशन बॉव को ऊपर सरफेस की ओर छोड़ा। इसी दौरान यूएसएस स्क्वालोस की सिस्टर सबमरीन यूएसएस स्कल्पिन को जब यूएसएस स्क्वालोस की मिसिंग होने के बारे में पता चला तो उसे भी क्रू के साथ यूएसएस स्क्वालोस के लास्ट कोऑर्डिनेट्स की ओर भेज दिया गया, जहां पर उन्हें यूएसएस स्क्वालोस का कम्युनिकेशन बॉव दिखा और वो ये समझ गए कि यूएसएस स्क्वालोस डूब चुकी है। इसके बाद अब दोनों सबमरीन के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई जो सक्सेसफुल रही और फाइनली दोनों सबमरीन के कप्तान बात कर पाए, जिसमें मोर्स कोड का भी सहारा लिया गया और दोनों कप्तान ने बातचीत करके फाइनल प्लान ये बनाया कि समुद्र की गहराई में डूबी सबमरीन में फंसे लोगों को सबमरीन रेस्क्यू चेंबर यानी SRC के जरिए बाहर सरफेस तक लाया जाएगा। सबमरीन रेस्क्यू चेंबर SRC एक खास तरह का एयर एंड वाटर टाइट पोर्ट होता है जो एक्सट्रीम वाटर प्रेशर को झेल सकता है और एक साथ 8 लोगों को ओशियन डेप्थ से सरफेस तक कैरी कर सकता है, जिसे स्पेशली सबमरीन ट्रेजेडी के दौरान रेस्क्यू के लिए बनाया गया है। नाउ फाइनली अमेरिका की नेवी और कोस्ट गार्ड ने यूएसएस स्क्वालोस में फंसे लोगों को बचाने में अपनी पूरी जान लगा दी और ये पूरा रेस्क्यू मिशन करीब 40 घंटे तक चला, जिसमें कंट्रोल रूम में बचे सभी क्रू को सेफली बाहर निकाल लिया गया। लेकिन नेवी का काम अभी भी बाकी था क्योंकि समुद्र के नीचे मौजूद इस सबमरीन में अभी भी करीब 26 लोगों के शरीर थे जो उनकी फैमिली तक पहुंचाना अमेरिकी सरकार की मोरल ड्यूटी थी। ऑल्सो यूएसएस स्क्वालोस भी काफी ज्यादा कीमती थी क्योंकि उस समय की ये सबसे एडवांस सबमरीन थी और सेना को यकीन था कि इसे समुद्र से निकाल लिया गया तो कुछ मरम्मत के बाद इसे दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है। अब इन सभी फैक्टर के लिए अब सेना ने एक और मिशन लॉन्च किया जिसमें इस पूरी सबमरीन को समुद्र से बाहर सरफेस तक लाया जाना था। लेकिन ये मिशन आसान बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि सेना की कई कोशिशों के बावजूद करीब 4 महीने लगे यूएसएस स्क्वालोस को सरफेस पर वापस लाने में, जिसके बाद सबमरीन में भरा समुद्री पानी निकाला गया और इसमें मौजूद सभी बॉडीज को भी बाहर निकाला गया, जिनमें से एक बॉडी मिसिंग थी जो शायद सबमरीन को बाहर निकालते वक्त उसके ओपन वेंट से बाहर निकल गई थी। अब फाइनली इस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को सरकार और देश के लोगों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई और इस सबमरीन को दोबारा रिपेयर करते हुए इसे एक नया नाम यूएसएस सेलफिश SS-192 देते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भेज दिया गया, जहां पर इसने दोबारा अपने देश की सेवा करना जारी रखा। लेकिन दोस्तों आज भी सबमरीन डिजास्टर में यूएसएस स्क्वालोस की 1939 में हुई ये घटना लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है और इस स्टोरी में जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय आज भी बना हुआ है वो है कैप्टन ओलिवर द्वारा कंट्रोल रूम को दूसरी सबमरीन से सील करने का ऑर्डर, जिसके लेते ही उन्होंने अपने 26 साथियों की जान जाना तय कर दिया था। आज भी कुछ लोग कैप्टन ओलिवर के लिए ये कहते हुए सपोर्ट करते हैं कि उस समय उनके सामने उनके बाकी बचे साथियों की जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो कुछ लोग कैप्टन ओलिवर के इस डिसीजन को अमानवीय बताते हैं। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कैप्टन ओलिवर का 26 लोगों सहित दूसरे कंपार्टमेंट को सील कर देने का ये ऑर्डर सही था? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। इस स्टोरी को पढ़ते हुए ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आप अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर जरूर करना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। दोस्तों जिस तरह से आप मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हो वैसे ही आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाओ। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे जाकर फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन्ड कॉमेंट में मिल जाएगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है यूएसएस नॉटिलस के बारे में, एक ऐसा सबमरीन जिसको लेकर आर्कटिक के बर्फ के नीचे की पहाड़ियों से होते हुए नॉर्थ पोल तक जाने की कोशिश की गई थी। एक ऐसा सफर जिसमें सारे के क्रू मेंबर्स के हालत बिल्कुल पतले हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसके कैप्टन ने नॉर्थ पोल तक जाने का अपना प्लान नहीं छोड़ा था। लेकिन क्या वो समुद्र के नीचे नॉर्थ पोल तक जाने में कामयाब हुए थे? आखिर क्या थी ये पूरी कहानी और इसको किसने किया था, क्यों किया था? इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए इस पर क्लिक करो और जाकर इस वीडियो को देखो। बहुत सारे व्यूअर्स ने इसको लेकर बहुत पॉजिटिव साइंस दिए हैं कि ये स्टोरी उनके लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देता है। आप भी जाकर इस वीडियो को एक बार जरूर देखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।